जैसा कि आप में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। इस क्रम में 2 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा टेस्ट को डिस्कस करने के लिए उपलब्ध हुए हैं, जिसके 130 प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रिलेटेड है फिजिक्स के चैप्टर 4, 5 और 6 से। तो इस प्रकार से और 2 वीडियो बचा हुआ है हम लोगों का, जो कि रिलेटेड है टेस्ट 4 और टेस्ट 5 से। और इस तरह से जो हम लोगों का टारगेट था कि फिजिक्स का रिवीजन 690 प्रश्नों के द्वारा किया जाए, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग यहाँ पे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, वो किस चैप्टर से है वो तो आपको बता दिए, लेकिन वो चैप्टर कौन कौन सा है ये चलिए जान लेते हैं। तो चैप्टर 4 जो है वो प्रत्यास्था और पृष्ठ तनाव से है, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन से है, कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर, और छठा चैप्टर जो है वो तरंग और ध्वनि से, वेव एंड साउंड से। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ क्या जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। और हर वीडियो में आपको बार बार कहा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम चैनल में दिया गया है, सबसे पहले इसको बनाइए और उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे आपको क्या गलती कर रहे हैं पता चल जाएगा और वो गलती आप दोबारा नहीं कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एक्चुअली आपको पता होगा, पुराना वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ये दोबारा रिकॉर्ड हमको करना पड़ रहा है। तो एक ही चीज़ को 2 बार रिकॉर्ड करना में थोड़ा तो बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, है ना, कभी कभी करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे इस टेस्ट को ख़त्म करने का। और बेसिक चीज़ जो है आप यहाँ पे पढ़े हुए रहे हैं, पढ़े ही हुए होंगे इस टॉपिक से। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, 1-2 प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा विवाद होता है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम जो यहाँ पे आंसर बता रहे हैं और आप जो आंसर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, या आपके अनुसार जो आंसर होगा, अगर दोनों में डिफरेंस है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए और आपको जो बेटर लगता है उसको आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हमको यहाँ पे जो बेटर लग रहा है हम वो बताने का आपका प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, द्रव का घनत्व, पृष्ठ का तनाव, वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो पृष्ठ का तनाव होगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही यहाँ पे वर्षा का बूंद जो है वो गोलाकार आकृति होता है। ये जब पृष्ठ तनाव आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको ये एग्जाम्पल बताया गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। जब ये देखिए, इसी वीडियो से रिलेटेड एक जो पिछला वीडियो हम डाले थे तो वहाँ पे एक कमेंट आया था कि यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर नहीं होगा। हम यहाँ पे बताए थे तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। ये तो एग्जैक्ट है, 100% है कि तेल का घनत्व जो है वो आपका क्या होता है, जल से कम ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर जो दिया गया था वो यही दिया होता है, और पिछले बार हम यही बताए थे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि ये होना चाहिए, और ऐसा लगता भी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तेल का तल तनाव पानी से कम है, यानी कि अगर इस तल तनाव को आप सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव मान लीजिएगा तब तो ठीक लगता है। लेकिन पता नहीं ये आयोग के द्वारा ये आंसर, या जो गाइड बुक हम फॉलो कर रहे हैं या जहां से हम कॉपी किए हैं, वो वहां पे ये बी आंसर ही दिया जा रहा है। हम 1-2 जगह और चेक किए तो बी आंसर यहाँ पे दे रहा है। तो हम ये क्या मान के चल रहे हैं, ये जो दिया गया होगा वो विस्कोसिटी करके दिया होगा या विस्कस रिलेटेड होगा, इसका इंग्लिश टर्म ये मान के चल रहे हैं। हम देखे नहीं है लेकिन ये मान के चल रहे हैं। अब 4 गो में बेस्ट अगर ढूंढना है तो 100% ये तो सही है। तो इसको अगर गलत करना है, जबरदस्ती में अगर गलत करना है, एक्चुअली तो इस तरह से हो सकता है ये क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया गया होगा, या हो सकता है इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि तल तनाव जो है वो विस्कस है। एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ये सरफेस टेंशन ही इसका ट्रांसलेशन निकलेगा। लेकिन हम विस्कस अगर मानेंगे तो विस्कस में अगर देखिएगा तो ऑयल जो होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है। ये पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि आपको लगेगा कि ऑयल ज़्यादा विस्कस नहीं होता है, पानी ज़्यादा विस्कस होता है, लेकिन आप गूगल सर्च करके देखिएगा तो ऑयल ज़्यादा विस्कस होता है। तो जो भी है, आप यहाँ पे आप इसका आंसर जो भी मानना चाहता है मान लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। यहाँ पे जो आंसर हम जिस सोर्स को रेफर कर रहे हैं उसके अनुसार दिया हुआ था, तेल जल की अपेक्षा कम घना है और इसीलिए तेल जल के तल पर क्या होता है, फैलता है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। यहाँ पे आपका दिया गया है, उसके बाद दिया गया उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। घनत्व के संदर्भ में फिर से वही क्वेश्चन है कि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, तो तेल का घनत्व यानी डेंसिटी कम होता है, इसीलिए तैरता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं जिसका भी डेंसिटी पानी से कम होता है वो सामान्यतः जल के अंदर, जल के ऊपर क्या होता है, तैरता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, इसीलिए वो बुलबुला बनता है और नहीं तो नहीं बन पाता।
यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है। इसका भी अगर गूगल सर्च कीजिएगा तो अलग अलग आंसर आपको मिलेगा। कहीं पे बोला जाता है समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा हो जाता है और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाता है, लेकिन हम जो एक दो जगह यहाँ पे क्रॉस चेक किए तो हमको यहाँ पे पता चला है या हम जो देख पाए या जो भी समझ पाए हैं उसके अनुसार ये आंसर मिल रहा है, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसमें डाउट लगता है और लगता है सी आंसर सही है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा और उसके बाद आप सी मानिएगा। फिलहाल हमको जो पता चला या हम जहाँ तक ढूंढ पाए हमको आंसर भी ज़्यादा सटीक लग रहा है, जहाँ भी हम यहाँ पे ढूंढ पाए हैं जो भी मेरे पास सोर्स है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बात करते हैं, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटता है। तो यहाँ पे अगर किसी का बुलबुला में या कोई भी बबल्स है उसको आप आवेशित कर दीजिएगा, चार्ज कर दीजिएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाने के कारण हो सकता है उसका त्रिज्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, और इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको हम बताया कि एक वीडियो हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड बना चुके थे जो इसमें साउंड नहीं आया था किसी कारण से, और फिर से वही सेम चीज को यहाँ पे बताना थोड़ा तो बोरिंग लगता है। तो हो सकता है आपको लगेगा स्पीड, तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, और नहीं तो इसी स्पीड में आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती। कहने का मतलब अगर कैपिलरी अगर हमको देखने को नहीं मिलता, कैपिलरी अगर घटना देखने को नहीं मिलता तो क्या होता। तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। ये जो है बिल्कुल सही है कि अगर कैपिलरी घटना नहीं देखता तो दिया जो जलता है जो मिट्टी तेल से या केरोसिन तेल से जलता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ ठीक है। ऑप्शन बी जो बोलता है या दूसरा ऑप्शन बोलता है कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है, स्ट्रो का जब हम प्रयोग करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हम एक बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, और जबकि कैपिलरी में कोई बाह्य बल लगता नहीं है। वैसे एग्जैक्ट जो है जैसे मुंह से आप हवा खींचते हैं तब तो वो चीज़ क्या होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक है आपके मुंह में आता है। अगर हवा से आप हवा नहीं खींचिएगा या उसमें हवा को अंदर अपनी ओर नहीं खींचेगा तो वो ड्रिंक ऊपर जाएगा नहीं। हाँ, बिना हवा खींचे हुए अगर वो जाता तब वो कैपिलरी का क्या था, परिघटना था। तो ये कैपिलरी का परिघटना है ही नहीं, तो इससे कोई लेना देना इसका है नहीं। तो यहाँ पे 2 को अगर काट दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका बच जाएगा ऑप्शन बी यानी 1, 3 और 4। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाते, ये भी कैपिलरी का घटना के कारण दिखता है। तो अगर ये कैपिलरी परिघटना नहीं होता तो ये भी हमको देखने में नहीं आता या मुश्किल होता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, तो यहाँ पे भी कैपिलरी घटना देखने को मिलता है। वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के कारण आपको जो जड़ जो रहता है उसमें जो रेसे रहते हैं वो मिट्टी से पानी को ग्रहण कर लेता है और फिर वो पेड़ के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के केशिकत्व एकमात्र कारण है। मतलब एकमात्र कारण केवल और केवल केशिकत्व है। तो यहाँ पे 3 जो कारण है, सॉरी एकमात्र कारण नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो नहीं है। स्याही को सूखना ये आपका एकमात्र कारण यहाँ पे हो जाएगा। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी जनरली एक हम लोग कह सकते हैं केशिकत्व का कारण यहाँ पे हो सकता है। सूती कपड़े का जल की बूंद पर फैलना ये भी केशिकत्व का एक कारण होगा। और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ केशिकत्व के कारण वाष्पीकरण भी घटना घट रहा है, और वाष्पीकरण घटना घटने के कारण यहाँ पे हम कहते हैं कि केशिकत्व प्लस वाष्पीकरण दोनों चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखिए हम बार बार कर रहे हैं कि कुछ प्रश्न ऐसा होता है ना जिसका 100% एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लगता है कि ये भी सही होगा वो भी सही होगा, है ना, लेकिन आपको 4 गो में सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है तो उसका कुछ ना कुछ है ना आपको तोड़ निकालना होगा और बेटर ऑप्शन को ही आपको सही मान के चलना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पे 9वां नंबर हम लोग देखते हैं, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। बत्ती में केरोसिन जो है ऊपर चढ़ता है तो इसका कारण क्या है। तो अभी तुरंत आपको बताया गया ये सब घटना जो है वो किसके कारण होता है। केशिकत्व है, उसके बाद पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। तो केशिकत्व तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो एक ऑप्शन दिख रहा है पृष्ठ तनाव, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। मतलब यहाँ पे एक लिक्विड जो है वो दूसरा लिक्विड के तुलना में थोड़ा सा अधिक ऊंचाई चलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है।
तो यहाँ पे बोलता है, हम सीधे आंसर पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा चारों चीज़ पढ़ना, जो आंसर है वो बता दे रहे हैं। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो जिसका भी सरफेस टेंशन कम होगा वो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो क्या होगा। तो जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि नीचे हम लोग जाते हैं, समुद्र के अंदर भी जाइएगा तो प्रेशर क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे ऊपर हम आते हैं प्रेशर घटता जाएगा, और इस तरह से अगर प्रेशर घटेगा तो इसका बुलबुला का आकार अपने आप बढ़ने लगेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो इसको दबा के रखेगा। जैसे जैसे ऊपर आएगा तो ये प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये बहुत आसानी से क्या होने लगेगा, बाहर निकलने, अपना आकार जो है वो बढ़ाने लगेगा। ताप बढ़ाने के साथ द्रव का विस्कोसिटी जो होता है, श्यानता जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पे घटेगा। आपको यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि आप मधु लीजिए, मधु को अगर ठंडे में रखिएगा या ठंडा अगर क्या दिन देखिएगा और उसको उड़ेल दीजिएगा ज़मीन में तो है ना बहुत कम दूर जाएगा। लेकिन वही चीज़ आप गर्मी के दिन में देखिएगा या उसको गर्म करके उड़ेलिएगा तो बहुत ज़्यादा दूर जाएगा। तो टेम्परेचर को अगर बढ़ा दीजिएगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, यानी कण के बीच जो एक तरह से घर्षण है वो कम हो जाएगा। घर्षण कम होगा तो एक दूसरे से है ना बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं होगा और मतलब ज़मीन में वो बहुत दूर तक क्या होगा, चला जाएगा। आखिर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्या रहता है, घना रहता है। जैसे कि आप मधु का और पानी का तुलना कर लीजिए, तो मधु जो है उसको उड़ेलिएगा तो कम दूरी जाएगा, पानी जो है वो ज़्यादा दूरी जाएगा। तो ये तो दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, लेकिन एक ही सब्सटेंस में भी अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घट जाता है, और विस्कोसिटी जैसे घटेगा उसका कण एक दूसरे से फ्रीली क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा, तो बहुत दूर तक वो जाएगा ना। चलिए तीसरा 13 है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होने लगता है, और वायुमंडलीय दाब के कारण कम होने के कारण ही यहाँ पे स्याही जो है वो पेन से निकलने लग जाता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत ये पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पास्कल का नियम से ये काम करता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सा एक मौसम इंगित करता है। तो बैरोमीटर अचानक गिर रहा है यानी कि क्या हो रहा है, दाब प्रेशर में यहाँ पे कमी आ रहा है। तो प्रेशर में जब भी कमी आएगा आसपास के जितने हवा रहेंगे उसी जगह आने का प्रयास करेंगे, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने का प्रयास करेंगे, और इसके कारण बहुत तेजी से जब हवा आएगा तो वो हमको तूफानी मौसम के जैसा दिखाई देगा, और तूफानी मौसम वहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से 15 का जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमाशीत हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। तो जानते हैं हम लोग ठंडे प्रदेश में जो तालाब होता है या झील होता है उसका ऊपरी सतह जो होता है वो जम जाता है, लेकिन निचला सतह जो रहता है वो जल के फॉर्म में ही रहता है, इसलिए जलीय जीव जो रहते हैं वो जिंदा भी रहते हैं। तो इसका कारण क्या है वो हम सीधे यहाँ पे आंसर पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है वो सही उपयुक्त आंसर नहीं है। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे यही मिलता है कि जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है, और ये इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो फिलहाल जो है अभी ये मानी चलिए, बाद में कभी समय मिलेगा तो ये सब जब चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल टॉपिक के तौर पे तो ये सब बताने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल ये हम मान के चल रहे हैं कि आप जो है थोड़ा बहुत इन सब चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और हम शुरुआत में ही बोलते हैं या हर इस वीडियो में अगर नहीं भी बोलेंगे तो पिछले वीडियो में बोले होंगे कि अगर कोई प्रश्न आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं उस सोर्स को आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, आप भी परेशानी को समझ सकते हैं कि 1 घंटा या 1.5 घंटा मुश्किल में हम लोगों को 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप चीज़ों को पढ़े हुए हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, और टेस्ट देने के बाद आपको एक आंसर जो है वो बता दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक चीज आपको बता दिया जा रहा है ताकि अगर थोड़ा बहुत अगर आप कोई चीज आप भूल रहे हैं तो वो चीज याद कर ले। हाँ, ज्यादा अगर चाहिएगा डिटेल वाइज चीजों को समझाया जाए तो अभी तो फिलहाल इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। तो अगर उसका मात्रा बदल दीजिएगा, 1 लीटर को आधा लीटर कर दीजिएगा तो उसमें क्या चीज चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी जो होता है वो चेंज नहीं होता। आप 1 किलो को आधा किलो कर लीजिए, लोहा को आना आधा काट दीजिए तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा, बाकी उसका भार है, द्रव्यमान है, आयतन है, सब चीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो सर्वाधिक जो होता है वो 4 डिग्री पे होता है, ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जल का अधिकतम घनत्व किसमें होता है। तो यहाँ पे केल्विन में दिया गया है। तो 4 डिग्री अगर
यहाँ पे जोड़ देंगे अगर 273 में, तो आपका क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, तो यहाँ पे 277 केल्विन हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया है, लोहे का गोला पारद पर तैरता है, बिल्कुल तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका कारण अब देखते हैं क्या दिया गया है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, यानी लोहे का अगर आप घनत्व देखिएगा तो लोहे का घनत्व आपका कितना है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आपको देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर आप मर्क्यूरी का पारा का देखिएगा तो 13.5 ग्राम आपका पर सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब देखने को मिलेगा। तो किसका डेंसिटी ज़्यादा है, पारा का डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ तो उल्टा लिख रहा है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से बोल रहा है, यानी पारा से ज़्यादा घनत्व किसका है, लोहा का। ऐसा नहीं है, पारा का घनत्व ज़्यादा है, लोहा का घनत्व कम है, और जिसका घनत्व कम रहता है वो तैरता है। तो यहाँ पे वैसे भी पारा का घनत्व ज़्यादा था और लोहे का कम, इसलिए लोहे तैर रहा था। लेकिन वही पानी से तुलना करें तो लोहे का घनत्व क्या था, पानी की तुलना में ज़्यादा था, इसलिए वो डूब जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है वो आपका गलत दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अब हम लोग देखते हैं लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी पे डूब जाती है। तो फिर वही चीज को यहाँ पे दिया गया है कि लोहे का जो घनत्व है पारे की तुलना में कम होता है, लेकिन पानी की तुलना में अधिक होता है, और इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही हो गया। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो क्या होता है, जहाज के द्वारा यहाँ पे, या जहाज में आप देखिएगा कि निचला हिस्सा जो रहता है वो आपका खाली रहता है, जिसमें वायु रहता है, और वायु का घनत्व बहुत कम रहता है। तो इस तरह से पानी वो इतना ज़्यादा विस्थापित कर देता है कि पानी का जो आयतन रहता है या भार रहता है वो लोहे के जहाज के भार से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जब पानी विस्थापित पानी का भार अगर ज़्यादा हो गया और वस्तु का भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ये तैरता रहेगा, ये डूबेगा नहीं। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सबसे बेस्ट आंसर जो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सुई के अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। तो सुई मात्र जितना जगह हटाएगा, तो यहाँ पे पानी जो हटाया गया उसको अगर हम तोलेंगे और सुई को तोलेंगे तो पता चलता है सुई का भार ही ज़्यादा निकल जाएगा और पानी का कम निकलेगा, इसलिए पानी डूब जाता है। लेकिन जहाज जो है ना हटाता है पानी, तो उसमें पानी का भार ही ज़्यादा निकलता है और जहाज का ही भार कम हो जाता है, और इसीलिए जहाज वहाँ पर तैरते रहता है। ये सब चीज़ आपको डिटेल चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया होगा, या आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप समझे भी होंगे। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी आंसर आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो जाए। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। अगर हल्के से रखिएगा लोहे की सुई को तो वो क्या होता है, थोड़ा देरी के लिए डूबता नहीं है, थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा हिलेगा तब तो वो डूब ही जाएगा। लेकिन अगर उसको सुला के रखिएगा, जैसे सीधे खड़े अगर इस तरह से नहीं डालिएगा तो वो नहीं डूबेगा, ऐसे सुला के रखिएगा, क्षैतिज अगर रखिएगा तब। तो इस तरह से रीजन क्या होता है कि पानी का कण के बीच में एक दूसरे के बीच में तनाव रहता है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव कहते हैं। तो उस तनाव के कारण ये जल्दी इसको डूबने नहीं देता है। हाँ, फिर कुछ सेकंड के बाद अगर हिलेगा डुलेगा तो थोड़ा सा ये टेढ़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा, है ना। और इस तरह से ये जो कुछ देरी के लिए नहीं डूब रहा था उसके पीछे रीजन क्या था, तो सरफेस टेंशन था, पृष्ठीय तनाव था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ बोलता है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है वो क्या होता है। तो जब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्टी सीधा से यहाँ पे पानी के अंदर डाल दिए है। अब पानी के अंदर जब तक वो रहेगा वो हमको अलग थोड़ा हल्का लगेगा, क्यों, क्योंकि एक उत्प्लावन बल जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन जैसे ये पानी के सरफेस से ऊपर जाएगा हमको भारी लगने लग जाएगा, क्योंकि पानी जो है ऊपरी बल है ना जो लगा रहा था वो अब लगाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ उत्प्लावनता समाप्त हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे वो चीज जो है वो आपको भारी लगने लग जाता है। तो पानी की सतह से ऊपर वो क्या हो जाएगा, भारी लगेगा। यही सबसे बेस्ट आंसर है कि जो हमको ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से जैसे ऊपर आता है वो हमको क्या लगने लग जाता है, भारी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक भारहीन गुब्बारा, मतलब गुब्बारा को मान लीजिए कि उसका कोई वेट है ही नहीं, 200 ग्राम जल भर दिए, तो 200 ग्राम जल भर दिए। अब इसका जल में भार होगा, क्या होगा। अब समझिए हम क्या अभी बोल रहे हैं कि जल जितना पानी को कोई भी वस्तु जो है अगर पानी में डुबाया जाता है, पानी में यहाँ पे डुबाया जा रहा है तो वो उतना ही जगह घेरेगा जितना उसका वॉल्यूम है और उतना ही पानी को वो क्या करेगा, विस्थापित करेगा। अब दोनों का वेट हम तौल लेते हैं, जितना विस्थापित पानी है वो और जो वस्तु है वो। अब दोनों तो चीज़ यहाँ सेम ही हो रहा है, पानी है तो दोनों तो सेम ही हो रहा है। गुब्बारा का जो वेट है वो तो नेग्लिजिबल हम लेके चल रहे हैं, तो इसका भी वेट जो है सेम हो जाएगा क्योंकि ये पानी ही है। और ये जो बाहर निकला वो पानी भी क्या है,
मतलब पानी ही है और उसका जो घनत्व है वो इस पानी के घनत्व के क्या है, बराबर है। अब जो दोनों का जब वेट ही बराबर निकल जाएगा तो दोनों एक दूसरे के क्या कर देगा, काउंटर कर देगा, और काउंटर कर देगा तो आपको कोई भी वेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जितना बल ऊपर से लग रहा है उतना ही बल नीचे से लग रहा है, तो वो बिल्कुल जीरो लग जाएगा, है ना। उसका जो काउंटर लग जाएगा वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। इसीलिए शून्य भार आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण कम है, तो वहाँ इंसान जो है हल्का उसको महसूस होने लगता है। वो थोड़ा सा कूदेगा तो दूर तक जाएगा, या पानी में भी आप अगर तैरते होंगे तो थोड़ा सा अगर आप क्या करते हैं, पानी को पीछे भागते हैं तो आपको बहुत दूर तक आगे जाते हैं। लेकिन वही चीज़ आप हवा में मार के देखिए, हाँ ना, आप शक्तिमान जैसा नहीं ना उड़िएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए, मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, सहसंजक बल है, अपकेंद्रीय बल है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में ही पढ़ रहे थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे भी बनाए थे। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। ऑप्शन सी है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण। कोई भी चीज कहीं पे तैर रहा है तो वो घनत्व तो कम बेसी के कारण ही तैरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण ये जो है बादल जो है वहां पे तैर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग कितना भाग समुद्र में की सतह पर ऊपर होता है? इसका भी आंसर आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मोटा मोटी ज्यादातर किताबें बोलता है 10% भाग ऊपरी हिस्से में रहता है, 90% भाग जो होता है वो निचला हिस्सा में रहता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी अगर आप सेट वगैरह थोड़ा भी बना रहे होंगे या पढ़ भी रहे होंगे तो भी आपको मिलता है। और इसी से तुलना करके हम पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन बताए थे, जो कि बर्फ के अंदर कांच जो रखा जाता है और उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको बताया गया था भार जो तल जो होता है थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो वहां पर हम एक एग्जाम्पल भी आपको दे रहे थे और बता रहे थे कि ऑलरेडी लोग पढ़ते हैं कि अगर भरे हुए गिलास में बर्फ तैर रहा है और बर्फ जो है थोड़ा सा तो ऊपर दिखेगा, 10% ऊपर दिखेगा, तो बर्फ अगर पिघल जाए तो क्या वहां से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? तो वहां पे आंसर है ना नहीं होता है। ये चीज डिस्कस किए थे हम पिछले वीडियो में भी। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा उतना ही होगा। सरफेस में किसी तरह का कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता है। रीजन होता है डेंसिटी, और डेंसिटी अगर आपका कम है तो वो ज्यादा वॉल्यूम को क्या करता है, लेता है। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होता है? आपको पता है पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे है, और घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे हो सकता है शरीर जो है वो तैरता होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, घनत्व यानी डेंसिटी आपका कम होते जाएगा। 100 डिग्री में तो आप भाप बन जाएगा, तो भाप में तैरिएगा तो थोड़ी तैर नहीं सकिएगा, वो तो डूब ही जाइएगा। तो इसमें सीधा सीधा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर डूब जाता है। 31 बोलता है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का घनत्व तो ज़्यादा होता है, वहाँ नमकीन होता है, खनिज होते हैं, और उसके कारण उसका जो कह सकते हैं हम जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। और घनत्व ज़्यादा होने के कारण वो उत्प्लावन बल जो है वो ज़्यादा लगाएगा, और उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा तो कोई भी वस्तु जल्दी डूबेगा नहीं। इसीलिए तो मृत सागर में कहता है कि आप वहाँ आराम से क्या करते हैं, अगर तैरना नहीं भी आता है तो भी डेग दीजिएगा, तो वहाँ पर डूबिएगा नहीं, है ना, क्योंकि उसका घनत्व ही इतना ज़्यादा है कि इंसान चाह के भी वहाँ पर शायद डूब नहीं पाएगा। ऐसा हम लोग किताब वगैरह में पढ़ते हैं, गए तो हम भी नहीं है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है? तो नदी का जल का घनत्व कम रहता है, सागर का जल का घनत्व ज्यादा रहता है। तो घनत्व ज्यादा रहेगा तो उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा, और उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे बोलता है वो कुछ जो है ऊपर उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कथन और कारण दिया गया है। जब कोई, और इसी से रिलेटेड, इसीलिए ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उड़ जाता है। बिल्कुल, अभी हम लोग पढ़े सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल यही तो रीजन अभी आपको बताया गया। कौन सही है? तो दोनों का ही सही है, और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल एकदम सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा 2 भौतिक राशि की विमाएं सही है? तो डायमेंशन किसका सही होगा? जिसका यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशन सेम होगा। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कार्य और ऊर्जा यानी कि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, और जब यूनिट सेम होगा, इकाई सेम होगा, तो उसका डायमेंशन निकालिएगा तो वो भी आपको क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। घड़ी के स्प्रिंग में क्या संरक्षित रहता है? ये कार्य ऊर्जा और ना शक्ति से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या रहता है, संरक्षित रहता है, और वही जो है कांटा, जो घड़ी का कांटे है उसको चलाने का काम करता है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आपको लग रहा होगा स्पीड में हम बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझाने वाला जो चीज़ नहीं है, और हम ज़्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहते हैं। उम्मीद करते हैं जो चीज़ आप जान रहे हैं उसमें हम कितना यहाँ पे टाइम आपको दें, है ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी चीज़ों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।
और इसीलिए आपको कहा गया है इस टेस्ट को आप पहले बनाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आप है ना गलती कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, जानते हुए चीज़ों को भी गलती करते हैं, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। और टेस्ट नहीं बनाएगा तो लगेगा ये तो हमको पता ही था, है ना, हम बना ही लेते, लेकिन वही चीज़ जो आप जानते हैं एग्जाम हॉल में गलती करके आते हैं, तो उस चीज़ के लिए या उससे अगर बचना है तो बार बार आपको टेस्ट देना होगा, चीज़ों को रिवाइज करना होगा। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहिएगा तो फिर गलती तो होगा, और गलती सुधारने का कभी कभी मौका भी हम लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लिमिटेड एक तरह से कह सकते हैं, बहुत लिमिटेड यहाँ पे सीट है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा होने के कारण आपको कहीं पे भी कोई चूक नहीं करना है। थोड़ा सा भी चूक जाइएगा तो इतना लंबा समय के बाद एक एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ आप है ना रुक जाइएगा तो फिर दोबारा मौका कब मिलेगा इसका कोई गारंटी है नहीं। घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि की सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? तो जैसे वो भूमि से लगने वाला होगा उससे जस्ट ऊपर, जब टकराया नहीं होगा ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो हम कह सकते हैं डिफरेंस होगा टकराने से पहले, तो वही समय वो होगा। तो गिरने के तुरंत बाद नहीं, गिरने के तुरंत पहले, भूमि की सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। जैसे वो भूमि में आ जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा तो उसमें कौन सा एनर्जी आ जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्वच्छतम है? तो यहाँ पे जैव है, जीवाश्म है, नाभिकीय है और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से किसी तरह का पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए स्वच्छतम माना जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत कहने का मतलब, परंपरागत कहने का मतलब क्या होता है? लंबे समय से हम उसको यूज करें, जैसे कल्चर में भी हम परंपरा का बात करते हैं, तो जो हाल फिलहाल में जो यूज किया जा रहा है उसको हम लोग गैर परंपरागत कहते हैं। तो गैर परंपरागत यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो 3 गैर परंपरागत होगा जिसको हाल फिलहाल में हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक जो होगा परंपरागत जो कि बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये हाल फिलहाल में हम लोग यूज कर रहे हैं तो गैर परंपरागत है। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक गैस जो है लंबे समय से यूज कर रहे हैं, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत ये नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर के बाद आप 39 में देखते हैं, गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/2 मतलब mv², तो मास और वेलोसिटी दोनों पे। तो गतिशील ऊर्जा है ना कि गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश अदिश के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, तो कार्य जो है वो है ना स्केलर वेक्टर के अंतर्गत ये आता नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आपका है ना सदिश राशि नहीं है, यानी कि स्केलर आता है ना, स्केलर वेक्टर के अधीन नहीं आता है, बोल दिया हम। सदिश राशि ये नहीं है, बाकी ये जितना भी है वो सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो आप कहीं पे एनर्जी दे रहे हैं, कहीं एनर्जी दे रहे हैं और उसके बाद स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एनर्जी से क्या आ रहा है? फोर्स, आप एनर्जी लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स कुछ ना कुछ वहाँ पे लगा रहे होंगे, और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपको इस तरह से सोचना होगा, तब इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से एफ एस किसका होता है? तो कार्य का होता है ना। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। कार्य करने की दर, तो दर जो होता है हम टाइम के संदर्भ में निकालते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, 1 सेकंड में अगर हम 10 न्यूटन काम करते हैं और वहीं 1 सेकंड में कोई 20 न्यूटन काम करता है, तो किसका शक्ति ज्यादा होगा? 20 न्यूटन काम करने वाला का। तो इस तरह से हम दर एक तुलना किए, किससे तुलना किए? 1 सेकंड से तुलना किए। तो इस तरह से हम टाइम से जब तुलना कर देते हैं वर्क का, तो जो हमको मिलता है वो मिलता है आपका शक्ति या क्षमता या कैपेसिटी, इसको हम कह सकते हैं। तो ठीक है, पावर यहाँ पे मिलता है, लेकिन जो पावर और कैपेसिटी दोनों अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्षमता लिखा हुआ है, स्लैश में शक्ति लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, शक्ति ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक कर दिए होंगे हम ही, या क्वेश्चन में दिया होगा तो हम उसको जैसे का वैसे उतार दिए। क्षमता आपका ऊर्जा से रिलेटेड है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, शक्ति इसका आंसर होगा ना। चलिए, तो इस तरह से 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 बोलता है फोटोवोल्टिक सेल, जो आपका सोलर प्लेट होता है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे सवाल आपको आप देखने को मिलेगा। फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है पूछा जा रहा है? सौर सेल का अन्य नाम है इंफ्रारेड, यहाँ गलत पूछा जा रहा है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपको सही मिलेगा। इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, हाँ, ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है ना। प्रकाशीय सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट ही नाम है इसका। यह ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, यह ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में नहीं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसी का अर्थ ही हो जाएगा ना। चलिए, तो ये जो है आंसर, क्योंकि गलत यहाँ पे पूछा गया। 1 किलोवाट घंटे में क्या होता है? तो 3.6 मेगा जूल, मेगा मतलब 10⁶ होता है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए भी थे।
एक यहाँ फिर से वही दिया गया है, किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका, अच्छा वो नहीं दिया है, वो यूनिट किसका होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो होता है कैपेसिटी का, एनर्जी का, ये जो होता है ये यूनिट होता है किलोवाट घंटा। तो 45 का आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे दिया गया है 46 में, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा रूपांतरित की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर आप सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। आप पौधे में देख लीजिए, सौर ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद वो भोजन का निर्माण करती है, तो ये क्या है, एक तरह का रासायनिक संश्लेषण ही है, रासायनिक यहाँ पे सॉरी रूपांतरण ही आपको देखने को मिलेगा। रिचार्जेबल सेल में या बैटरी में, सेल का ही समूह को बैटरी कहते हैं, तो ठीक है हम बैटरी यहाँ पे बोल रहे हैं। किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षित रहती है, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं सेल में जो रहता है वो रासायनिक ऊर्जा जो रहता है वो संरक्षित रहता है। तो इस तरह से 47 जो है का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, तो नाभिक के संलयन, फ्यूजन जो होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलने के बाद आपका क्या बनता है, हीलियम बनता है, और इसके कारण जो है बहुत ऊर्जा जो है वो मुक्त होता है। जितना नाभिक के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होता है उससे भी ज्यादा नाभिक के संलयन में ऊर्जा मुक्त होता है, और इसी के कारण सूर्य है या तारा है उसका एनर्जी का जो सोर्स है वो यही है, हीलियम का निर्माण होना, यानी हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण होना। 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री पर पूरी तरह से गलने के लिए यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होगी, यानी इसको गलन का गुप्त ऊष्मा हम कहेंगे। तो ये रटने वाला चीज़ है, किताब में आपको अगर पढ़ने को मिला होगा तो आपको पहले से पता होगा, नहीं तो आप याद कर लीजिए। 80 जूल आप देखिएगा, तब कोई बर्फ जो है वो 0 डिग्री से 0 डिग्री जल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गलन का गुप्त ऊष्मा जो है वो 80 डिग्री जूल होता है पानी के लिए। बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की ओर जाती है, तो बंदूक की गोली गतिज ऊर्जा के अनुपात क्या होगा। यहां थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लेना होगा। अगर हम यहां पे दो गो चीज का, गोली को पहले लिया, सॉरी बंदूक को पहले लिया है और गोली को बाद में लिया है, तो यहाँ पे आपका दो चीज़ 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। मास अगर आप देखिएगा तो बंदूक का ज़्यादा होता है और गोली का जो होता है वो कम होता है, तो ठीक है यहाँ पे हम मास को देख लेते हैं। लेकिन वेलोसिटी तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर मान चलिए इसको हम 100 ग्राम में मान लेते हैं तो ये 2 खींचे 3 kg होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन आप तो ये पता चल रहा होगा कि इसका वेलोसिटी, अगर गोली का वेलोसिटी अगर 200 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका मात्र है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसमें भी इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक लॉजिकली आपको यहाँ पे मान के चलना होगा कि नीचे का वैल्यू जो है वो ज्यादा आने वाला है और ऊपर का वैल्यू कम। तो जब ऊपर का वैल्यू कम आता है और नीचे का वैल्यू ज्यादा आता है तो 1 से उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 1 से क्या आएगा, कम आएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और नहीं तो इसको आराम से अब थोड़ा सा स्लो मूड करके आप देखिए चीज़ों को, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। और नहीं तो गूगल तो है ही है, जो चीज़ आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा गूगल में गूगल कीजिए, बहुत सारा चीज़ आपको बहुत डिटेल में वहाँ समझाया भी गया मिल जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश विद्युतीय सेल रूपांतरित करता है, किस चीज को रूपांतरण करता है वो देखिए, तो यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, 1 मिनट, उसमें प्रकाशीय, यहाँ पे प्रकाशीय होगा, फोटो इलेक्ट्रिक है ना, प्रकाशीय विद्युत सेल होगा ना, यहाँ प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सॉरी। एक डायनामो यानी डीसी जो है का प्रयोग, डीसी जनरेटर जो होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 52 यहाँ पे अगर देखिएगा तो 52 जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। 1 मिनट, यहाँ रासायनिक ऊर्जा है ना, ओहो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, माफ कीजिएगा यहाँ पे है ना, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाशीय विद्युत सेल रूपांतरित करता है किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। जब कोई वस्तु वायुयान से गिराई जाती है तब वो क्या होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वस्तु में क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, त्वरण बढ़ जाएगा या स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर से गिरेगा तो एक्सेलरेशन काम करेगा अर्थ का, और वो है ना यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ ही जाएगा। वाटर लिफ्टिंग पंप से हम परिवर्तित करते हैं, तो जब हम मोटर से पानी को ऊपर ले आते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ को किस में परिवर्तित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में हम परिवर्तित कर देते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो अभी आपको बताया गया फोटोवोल्टिक सेल का हम लोग प्रयोग किया करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समान मात्रक इकाई रखता है, यानी कि दोनों का यूनिट जो है आपको सेम मिलेगा। ये अभी तुरंत रिपीट हो गया, पिछला टेस्ट में भी रिपीट हुआ था, वर्क और एनर्जी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं। 57 बोलता है निम्नलिखित में क्या वैश्विक ऊर्जा के महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत हैं, यानी कि अब हम लोगों को किसमें स्विच होना होगा, सेकेंडरी एनर्जी का स्रोत जो है वो कौन है ये आपको बताना है। जीवाश्म ऊर्जा, यहाँ कर्जा नहीं होगा, ऊर्जा, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। सबसे बेटर ऑप्शन होगा नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा ही अब स्रोत बच गया है, उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो लंबे समय तक हम लोग पृथ्वी में रह सकते हैं, और नहीं तो जीवाश्म पे अगर निर्भरता रहे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है ना जल्दी ही हम लोगों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। 58 बोलता है तारे के अक्षय और अनंत ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। तो अभी आपको बताया गया हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना, यानी कि नाभिक का संलयन होना, और नाभिक के संलयन होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और इसी के कारण तारा या सूर्य हम कह सकते हैं, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, उसमें इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। 59 देखते हैं जब किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा हो जाए तो क्या होता है। जब किसी वस्तु का गतिशील यहाँ पे गतिशील वस्तु का, यानी कि उसमें कौन सा एनर्जी होगा, आपका गतिज ऊर्जा। अब इसका v का हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो v का आधा कर दीजिएगा तो बटे 2 हो जाएगा, और बटे 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा 4, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1/4, तो ये जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा का 1/4 हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं जब एक गेंद को हवा में लंबवत ऊपर की उछाला जाता है तो निम्नांकित में उसकी गति के दौरान कौन सी राशि नियत, यानी आपका वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऊर्जा जो रहता है वो तो आपका बदलते रहता है, क्योंकि जब आप फेंके थे उस समय गतिज ऊर्जा ज्यादा था, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्थितिज ऊर्जा में वो बदलते रहेगा। विस्थापन भी चेंज होते रहेगा, आप यहाँ पे फेंके थे यहाँ पे जाएगा तो डिफरेंस तो दिखेगा ही, वेग में भी डिफरेंस दिखेगा, जैसे यहाँ पे रहेगा तो ज्यादा वेग रहेगा, ऊपर जाते जाएगा तो एक टाइम तो इतना आएगा ना कि वेग उसका शून्य होगा, फिर वापस नीचे गिरेगा। हाँ, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, और ये चीज भी हमको लगता है आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं और देखते हैं 61 में क्या बोलता है। ऊष्मीय ऊर्जा के मानक एसआई क्या होता है, आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो 4 ऑप्शन में जूल दिया है, न्यूटन दिया है, कैलोरी दिया है और केल्विन दिया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है ऊष्मीय मान की इकाई क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा तो ये 61 से ही थोड़ा मिलता जुलता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। जब मशीन को संचालित किया जाता है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है, इस ऊष्मा का उत्सर्जन का कारण क्या है। तो जब भी हम किसी मशीन को यहाँ पे चलाते हैं तो घर्षण के कारण कुछ ऊष्मा जो होता है वो फालतू में चला जाता है, या ऊष्मा उत्सर्जित होता है, जो कि एनर्जी का एक तरह से कहिए लॉस ही है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो घर्षण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो तरंग 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और दूसरा जो होता है वो यांत्रिक तरंग होता है, मैग्नेटिक वेव होता है। तो हम लोग जानते हैं जो भी मैग्नेटिक वेव होता है, यांत्रिक तरंग होता है, उसको मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस तरह के 2 तरंग होते हैं, आपका लॉन्गिट्यूडनल और आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताना है कौन यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग अब देखिएगा तो रेडियो तरंग है नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। एक्स है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। प्रकाश तरंग यानी विजिबल, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी ये तीनों को मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ध्वनि यानी कि साउंड जो है वो बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया यांत्रिक तरंग जिसको मीडियम की आवश्यकता है और ध्वनि को मीडियम की आवश्यकता होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो पृथ्वी में आयन मंडल होता है, तो आयन मंडल से ये क्या होती है, परावर्तित होती है, और इससे कम्युनिकेशन जो होता है वो हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, बस यही चीज को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है आयनोस्फीयर, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रेडियो तरंग विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित में स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है, आयन मंडल। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती। शून्य मतलब निर्वात, तो कौन निर्वात में नहीं जा सकता है, जो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव अभी आपको बताया गया ध्वनि तरंग को कहते हैं। बाकी ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे आता है, प्रकाश है ना, ये तो रेडिएशन के तौर पे हीट को हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सब जाता ही जाता है शून्य में, निर्वात में। कॉस्मिक किरणें क्या होती है। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे किरणें जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, वो सब जो चार्ज किरण होती है उसको हम लोग, या कण होते हैं, उसको कॉस्मिक किरण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मांड में जो भी आवेशित कण है, चार्ज कण है, पार्टिकल्स हैं, उसको हम लोग कॉस्मिक रे के तौर पे जानते हैं। कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, सही नहीं है पूछा गया है, यानी कि आपको वो बताना है जो कि सही नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। ये चीज में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे
सही नहीं है पूछा गया ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे नहीं जाना जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में नहीं जाना जाता है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिएगा तो कहीं पे भी कॉस्मिक किरण के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। ये आप पढ़े होंगे, गामा रे से आप रेडियो वेव तक पढ़े होंगे, कहीं पे भी कॉस्मिक रे नहीं देता है, तो ये आपका गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही स्टेटमेंट है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाई अल्ट्रा परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के तरंगे साधारणतः संचरित की जाती है, कहाँ पे की जाती है? तो ये आपको अंतरिक्ष के तरंगे के रूप में देखने को मिलेगा। तो 71 का जो सी है वो बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी ट्रस्ट और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इस तरह से वेव आप देखे होंगे, अनुप्रस्थ अगर तरंग देखे होंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा इन दो श्रृंगों के बीच की दूरी या इस दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरण को प्रयोग में यहाँ पे लाया जाता है। तो 73 का यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 74 बोलता है एक रडार को जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। रडार जो होता है किसका प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंग का यहाँ पे वो प्रयोग करता है। अगला है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? ये कैलकुलेशन के माध्यम से तो लाया गया था, लेकिन हम यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बता देते हैं, है ना। 10⁻⁷ है। उसके बाद है 46, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए होता है? आपको आर्मी वगैरह सब में ये सब यूज ज़्यादातर देखने को मिलता होगा। ये इंफ्रारेड के बारे में कहा जाता है। इंफ्रारेड जो है उसमें सहायता करता है। दूर संचार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो दूर संचार के लिए हम लोग माइक्रोवेव का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक हमको लग रहा है माइक्रोवेव ही होगा। अगर दूसरा आंसर इसका होगा तो आप कर दें। देखिए रेडियो वेव तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, और बाकी 3 जो है यहाँ पे हमको लग नहीं रहा है। माइक्रोवेव ही इसका सही आंसर लग रहा है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसका रीज़न क्या है वो बताना है। तो पहला है एंटीना छोटे होते हैं, ये कारण हो सकता है ना। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा का मूल दिशा में विचलित कर देती है, तो ये भी कारण हो सकता है। तो तीनों कारण यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं 78 में। उसके बाद हम 79 यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे बोलता है कि एफएम सेवा प्रसारण जो है में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास क्या है? तो एफएम के बारे में आप पढ़े होंगे, एएम है, एफएम है, ये सब फ्रीक्वेंसी है ना। मॉड्यूलेशन, एफएम मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अगर आप एफएम वगैरह गाना वगैरह सुने होंगे तो यहाँ पे आपको इसी के बीच का रेंज का आपको फ्रिक्वेंसी जो है आपको देखने को मिला होगा। आंतों के रोगों के निदान के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण? तो पेट को है ना, पेट वगैरह के बारे में या शरीर के अंदर के बारे में जानने के लिए हम लोग जनरली एक्स किरण के का क्या करते हैं? यूज करते हैं। सिटी स्कैन करने के लिए यही सिटी स्कैन में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? तो एक्स किरण का यूज करते हैं, ताकि गर्भ अवस्था में है ना बच्चे को देखने के लिए भी इस सब चीज़ों का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो 81 का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एक्सरे। फिर यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि का चाल जो है उसको आपको बढ़ते क्रम में क्या कर देना है? सजा देना है, आरोही क्रम में सजा देना है। जल, इस्पात और नाइट्रोजन। तो हम लोग जानते हैं ठूस में सबसे ज़्यादा होता है, तो ठूस यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस्पात है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो गैस है, यानी सबसे कम होगा। जल जो है लिक्विड, यानी कि बीच में होगा। तो यहाँ पे 3, 1 और 2 होगा, यानी कि गैस में सबसे कम, फिर यहाँ पे द्रव में, फिर लास्टली यहाँ पे ठोस में। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? आपको सबको पता है, यहाँ पे ठोस होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ठोस ही हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे धातु दिया गया है, तो धातु एक प्रकार की क्या है? ठोस वस्तु ही यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ध्वनि तरंग सबसे तीव्र प्रक्रम कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम VA को वायु माने, VW को यहाँ पे जल माने और VS को इस्पात माने, तो ध्वनि की चाल क्या है? तो VS इस्पात सबसे ज़्यादा है, उससे कम है वाटर का, उससे कम है आपका वायु का। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 86 देते हैं, 20 डिग्री तापमान में किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा। तो लोहा जो है डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका डेंसिटी से तो इसका अति नहीं होता है, लेकिन फिर भी
बल्क मॉड्यूलेशन भी इसमें काम कर रहा है, लेकिन घनत्व तो ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं ठोस मीडियम है, तो इसमें ज़्यादा आपका प्रोपोगेशन होगा, ज़्यादा तेजी से होगा ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, यहाँ पे केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में यहाँ पे चल सकती है, ऐसा यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, हाँ थोड़ा सा स्पीड में डिफरेंस आएगा, बस यही अंतर है। नहीं तो अगर गैस में नहीं चलते हैं तो हम आपस में बातचीत करते कैसे हैं? इसीलिए बोलते हैं चंद्रमा में अगर बम भी फोड़ा जाए तो वो आवाज़ नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ कोई एक दूसरे से बात भी करेगा तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम वो क्या हो सकता है? वायु हो सकता है, ठोस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है ना। वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है? तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय और ध्रुवीकृत। तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है ना, अनुप्रस्थ जो होता है इस तरह से आगे पीछे है ना बढ़ता है, और अनुदैर्ध्य में आपका सरल मतलब सघन और क्या होता है? विरल होते हुए आगे बढ़ता है। नीचे दिए गए विकल्प में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो आर पार कहाँ नहीं जा सकती है? निर्वात में। अगर निर्वात है तो ध्वनि प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, तो मीडियम है ही नहीं। तो मीडियम है ही नहीं तो आर पार कैसे होगा? इसलिए इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, कहाँ पे नहीं चल सकती है? तो निर्वात में। सेम टू सेम क्वेश्चन है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारें को कैसा रखता है? ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि को अवशोषित। अवशोषित नहीं कीजिएगा तो बार बार है ना वो चीज़ गूंजने लगेगा, और गूंजने लगेगा तो फिर है ना स्पष्ट रूप से आप उसको सुन नहीं पाइएगा। इसलिए आप हॉल वगैरह में जाइएगा, या पिक्चर जो सिनेमा हॉल रहता है उसमें भी देखिएगा, पर्दा वगैरह रहता है, और जो सीट रहता है वो भी काफ़ी गद्दादार रहता है, ताकि जो भी साउंड वहाँ से निकल रहा है, छोटा सा रूम रहता है, अगर उसको पैक कर दीजिएगा तो फिर वो आवाज़ गूंजता रहेगा। तो इसीलिए पूरा सरफेस भी आप देखिएगा खुरदरा बनाया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा साउंड को परावर्तित ना करे। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य के बीच कितना दूरी होनी चाहिए? तो ये अलग अलग स्पीड जो होता है मीडियम ध्वनि का, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है, उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग इसका डिस्टेंस आपको निकल सकता है, लेकिन मोटा मोटी 16-17 मीटर के आसपास निकलता है। और 16-17 मीटर के आसपास अगर हम यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी आपको मिलता है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है, और यहाँ 17 मीटर ऑप्शन दिया गया है, तो ये 17 मीटर आपका होगा। अब दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना है? तो लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड है। 342-44 भी आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है ये सब, तो ये आपको अलग अलग जगह में अलग अलग ना स्पीड देखने को मिल सकता है। तो ऑन एन एवरेज 330 लेके हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चंद्रमा के धरातल दो व्यक्ति, अभी जो आपको एग्जाम्पल हम बताए, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे वही ऑप्शन सही होगा जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, मीडियम नहीं है, तो हवा है ही नहीं, तो फिर ध्वनि जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे? और जाएगा नहीं तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। चलिए 96 जो है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ध्वनि प्रचारित होने के या है ना करने के माध्यम यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये 97 है, और यहाँ पे देखिए कथन कारण करके कुछ दिया है, अच्छा कथन नहीं दिया है, निम्नलिखित या दो स्टेटमेंट दिए है। कम लंबाई की बांसुरी की निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है, निम्न आवृत्ति नहीं होगा, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे भी गलत हो गया। ध्वनि सैल में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में यहाँ पे परागामी यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे बोलता है कहीं कहीं यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमको मिलता है, यहाँ पे बोलता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों के तौर पे हो जाता है। अब कितना परसेंट हम जो देखें वो कितना रिलायबल है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई आपको ऑथेंटिक सोर्स में ये मिलता है कि केवल अनुदैर्ध्य है तो आप उसको मानिए, और नहीं तो यहाँ पे आंसर जो देता है वहाँ पे कहीं कहीं मिलता है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल पाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग है तो फिर अनुप्रस्थ कैसे हो सकता है, लेकिन विज्ञान है, पता नहीं कितना एक्सप्लेनेशन वगैरह इनका निकलता है ना। हम लोग एक लिमिटेड जानकारी में बहुत सारा निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए जो हमको गाइड बुक में इस तरह से मिला है आंसर वो हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ दोनों जो है आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं इसका अगर एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकते हैं। अगर लगता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है तो आप इसको सही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हमको डाउट होता है हम बता देते हैं, है ना। चलिए, परासरभ तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परासरभ तरंग के बारे में जेपीएससी में भी लिखने के लिए आया था, तो इसके बारे में आपको कुछ बताना है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग होता है। सभी के सभी कथन एकदम बिल्कुल सही है। सबका यूज जो होता है
वो पराश्रव्य ध्वनि तरंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे देखते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, सोनोग्राफी, ईसीजी और ईईजी और एक्सरे। तो देखिए पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग जो है सोनोग्राफी में होता है। अगर आप एनसीईआरटी किताब वगैरह देखेंगे तो पूरा फोटो के साथ वहाँ पे आपको ये सब दिखाया जाता है, या मौका मिलेगा तो हम लोग जब उसका डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। वैसे ऑलरेडी ये सब चीज़ आप जानते होंगे, गर्भावस्था में जब शिशु के बारे में कुछ जाना होता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंग का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है ये आपको यहाँ पे पता है। तो आपको पता है कि चमगादड़ जो होता है पराध्वनिक तरंगें निकालती है और उसी से परावर्तित होकर जो है ना तरंग आता है उसको वो देखता है ना, अपना जो अवरोध वगैरह या भोजन वगैरह है उसके बारे में उसको जानकारी मिल जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य ध्वनि तरंग कंपन करता है, ये चीज़ दिया गया, यानी 20 हर्ट्ज से कम यहाँ पे ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है ना 103 में, हाँ ये बोला जा रहा है। उसके बाद है ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक नहीं होगा, ये तो कम होगा ना। तो ये स्टेटमेंट ऐसा भी कट गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 में क्या है। देखिए यहाँ पे तो सीधे अगर एग्जाम हॉल में रहिएगा तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो चलिए मैक संख्या ध्वनि की गति को वर्णित करने के प्रयोग किया जाता है। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी उसको बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 1, 3 और 4 सही है। पराध्वनिक जेट की सुपरसोनिक जो जेट होता है उसके उड़ान के कारण क्या होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे निकलता है जिसके कारण ओजोन लेयर जो होता है वो उसका क्षरण होता है। तो ओजोन लेयर में यहाँ पे बाधा होता है, ये हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बोलता है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल क्या होती है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। ध्वनि की गति परवर्ती माध्यम में ताप पर निर्भर करती है, ये तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। यहाँ हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा आप मैक संख्या के बारे में हम ये मान के चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे और अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको हम बताना चाहते हैं जैसे कि मैक संख्या होता क्या है। तो मैक संख्या में देखिए कि 2 वस्तुओं का हम यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि स्पीड का हम यहाँ पे तुलना कर दिया। अब स्पीड का तुलना कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे ध्वनि का चाल 340 हम रख देते हैं ना, और यहीं पे पिंड का जो चाल है उसको हम मान लेते हैं कि 340 है। तब इसका जो डिफरेंस आपको निकलेगा या इसका जो हमको आंसर निकलेगा वही मैक संख्या होता है। तो जैसे इस दोनों को क्रॉस कर दीजिएगा तो मैक संख्या कितना निकल जाएगा, 1। यानी कि पिंड का चाल माध्यम में और उसी माध्यम में ध्वनि का चाल का रेशियो जब निकालते हैं तो मैक संख्या निकलता है। तो दोनों का अगर सेम रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर क्या होता है, जाता है लो जाता है, और टेम्परेचर लो होगा तो ध्वनि का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो ध्वनि का स्पीड अगर यहाँ 340 माने तो यहाँ पे हमको कितना माना होगा, 300 माना होगा। तो जब यहाँ पे एक ही लाना है, क्योंकि ऊपर में 15 किलोमीटर में भी मैक संख्या कितना है, एक ही लाना है, तो हमको ऊपर वैल्यू भी कितना रखना होगा, 300। अब देखिए 340 था यहाँ पे वायुयान का स्पीड और यहाँ पे 300 है, और 300 नहीं रखेंगे तो हमारा 1 आएगा नहीं, इसीलिए हमको 300 ही रखना है। तब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब हम 15 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो मेरा जो है वो वायुयान का जो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। मैक संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो जो पिंड का स्पीड है और जो ध्वनि का उस माध्यम में स्पीड है उसका रेशियो को मैक संख्या कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम निचले तल पे अगर हम देखें तो 340 हम मान के 1 ला सकते हैं। अब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने के कारण इसका स्पीड जो होगा ध्वनि का वो कम हो जाएगा, और ध्वनि का कम होने के कारण यहाँ पे हम 300 ले लिए। अब हमको लाना एक ही है तो हर में जो 300 है तो अंश में भी कितना रखेंगे, 300 ही रखेंगे, और इस तरह से 300 रखेंगे तो इसका में डिफरेंस कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं लेकिन डिफरेंस कितना होगा, 40 का हुआ, यानी कि ऊपर जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं वातावरण में जो ध्वनि है उसकी तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं क्या पूछा गया है।
डेसिबल इकाई का प्रयोग फिर से वही चीज़ पूछा गया है। ध्वनि की तीव्रता है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल में बात करते हैं, तो मोटा मोटी 30 से 40 डेसिबल में एक ध्वनि है ना एक दूसरे से बात करते हुए वो उत्पन्न करते हैं। 100 डेसिबल का नॉइस का प्रबलता का स्तर संगत होता है सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, यंत्र कारखाने, तो यहाँ पे यंत्र कारखाने वगैरह से ये नॉइज़ इतना निकलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होता है, तो आपका 75 है, 55 है, 50 है, 55 है और 60 है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण कितना दूर तक आप सह सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। तो वो माना जा रहा है कि उनके अनुसार कहा जाता है कि 45 dB से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर ध्वनि 45 dB से ज़्यादा है तो हम उसको प्रदूषण के कैटेगरी में रख सकते हैं। मनुष्य के लिए शोर सह सीमा कि कितना सह सकता है, तो देखिए कहीं पे 80 दिखेगा, कहीं 85 दिखेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखता है। तो यहाँ पे 85 दिया गया है। ऑन एन एवरेज 80-85 के आसपास आप लेके चल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही चीज़ पूछा है कि ध्वनि हानिकारक कब हो जाता है, तो 80 डेसिबल से जब ज़्यादा होगा तब हम उसको प्रदूषक कर सकते हैं इन जनरल में। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो 45 dB ही बोलता है कि वहाँ से ज़्यादा हो गया तो वो प्रदूषण के कैटेगरी में आ गया। क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है कि मानक कितना है, तो हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेसिबल का यूज कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 60 dB के आसपास यूज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। इसका कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे कोई ठोस है। अब यहाँ पे कोई कान लगा के यहाँ पे सुन रहा है और यहाँ कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, ठोकर मार रहा है। तो सबसे पहले तो ये ठोस वस्तु के कारण यह ध्वनि यहाँ पे प्रोपोगेट करेगा, जाएगा और बहुत स्पीड से जाएगा जो कि इसको सुनाई देगा। दूसरा जो ध्वनि है वो वायु के माध्यम से जाएगा और थोड़ा देर के बाद सुनाई देगा। तो यहाँ पे रीज़न यही है कि एक ध्वनि ठोस के माध्यम से जा रहा है, दूसरा ध्वनि जो जा रहा है वो वायु के माध्यम से जा रहा है, इसलिए उसको एक ही आवाज़ के लिए या एक ही बार अगर वो वहाँ पे मार रहा है तो उसके लिए 2 बार उसको आवाज़ सुनाई क्या करता है, देता है। तो ध्वनि का वेग इस बात में वायु की अपेक्षा अधिक है, ये सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही प्रकार का स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में भेद उत्पन्न होता है। तो इसका अंतर का कारण क्या है, हम लोग ये भी जानते हैं कि पढ़े भी ये थे कि कोई भी इंसान है सेम आपका पिच भी रहेगा, सेम उसका लाउडनेस रहेगा, लेकिन फिर भी हम एक इंसान का वॉइस को दूसरे इंसान से हम डिफर कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्वालिटी काम करता है। तो हर आदमी का जो वॉइस है या औरत का जो वॉइस होता है या लड़का लड़की जो भी है, मेल फीमेल का वॉइस जो होता है उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है जो कि एक दूसरे से डिफर होता है। तो ये क्वालिटी के से हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कौन किसका वॉइस है। अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। दीवार, छत तथा धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो वही चीज़ बोलता है कि अनुरणन से बचने के लिए ही तो हॉल में हम लोग क्या करते हैं, खुरदरापन रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, गद्देदार सीट रखते हैं। तो इसका कारण क्या है, बार बार गूंजे ना। तो अनुरणन क्या होता है, बार बार गूंजना। तो आप बड़े गिरजाघर जाते हैं तो वहाँ खाली कोई बहुत ज़्यादा सामान वगैरह नहीं रहता है, तो आवाज़ हम लोग निकालते हैं तो वो आवाज़ जो होता है टकरा के वापस हम उसको सुनते हैं और बार बार सुनाई वो देता है। तो एक तरह से ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है उसको हम लोग अनुरणन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, परावर्तित होगा, अपवर्त होगा, तभी वो ध्वनि बार बार आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बोलता क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर शा की आवृत्ति 256 होती है और स्वर नी की आवृत्ति यहाँ पे 512 होती है। तो देखिए यहाँ पे तो 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। सारे गामा पादा निशा करके सा जो होता है वो रिपीट हो जाता है, ठीक ना। और सा का जो शुरुआत वाला फ्रिक्वेंसी होता है वो 256 होता है और लास्ट का जो फ्रिक्वेंसी आता है सा का उसका 512 होता है। तो नी का 512 यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हम बता देते हैं कि है ना, ये किताब में लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। अगर देख पाइएगा यहाँ पे जगह भी, स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं यहाँ पे स्पेस होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरह से यहाँ पे शुरू वाला जो सा है इसको कम से कम याद रखिएगा 256 है और लास्ट वाला जो होता है वो 512 हर्ट्ज का होता है। फिर रे का अगर देखिएगा तो 288 आपको मिलेगा। फिर आपका गा का देखिएगा तो 320 आपको मिलेगा। माँ का देखिएगा तो 341 1/4 देखने को मिलेगा। पा का देखिएगा तो 384। कोई जरूरी नहीं हम बार बार कर रहे हैं, इसको याद करना कोई जरूरी नहीं, 2 को लेकिन याद कर लीजिएगा, हो सकता है इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से 426 है ना 2 तिहाई हो जाएगा और उसके बाद नी का जो होता है वो होता है 480 हर्ट्ज। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ का आंसर हो गया।
दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत, क्योंकि पहला वाला में 7 लिखा हुआ था जबकि यहाँ पे 8 होता है, और दूसरा वाला जो है वहाँ पे नी का 480 होता है जबकि वहाँ पे लिखा था 512। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद अब नेक्स्ट आता है 119। निम्नलिखित में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिएगा, स्पेक्ट्रम देखिएगा, तो रेडियो वेव जो है आपको लास्टली में देखने को मिलेगा, और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रेडियो। फ्रीक्वेंसी इसका कम रहता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है उसका फ्रीक्वेंसी अपने आप कम रहेगा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग में, तो रेडियो तरंग सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर रिमोट कंट्रोल के बारे में बात कीजिएगा तो इसमें इंफ्रारेड का यूज होता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया, और वैसे भी यहाँ पे रेडियो तरंग दिया भी नहीं गया। फिर से वही चीज़ यहाँ पे दूरस्थ नियंत्रण के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, अवरक्त यानी इंफ्रारेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फिर वही चीज़ है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त किरण का ही प्रयोग है। यहाँ पे आपका ये आकार नहीं होगा। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अवरक्त हो जाएगा। टीवी को स्विच ऑन करने पर क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे है, क्योंकि बहुत नज़दीक होता है, तो ये आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि प्रकाश की चाल ज़्यादा है और ध्वनि की चाल कम है, तो प्रकाश पहले दिखेगा जैसे कि बादल कड़कता है उस तरह से, और ध्वनि जो है बाद में सुनाई देगा। इतना नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं था। 124 में दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है, तो चित्र जो हमको दिखता है, विजुअल जो दिखता है वो किससे दिखता है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से दिखता है। और वहीं पे जो श्रव्य आता है वो किससे आपको दिखाई देता है, या सुनाई देता है, दिखाई क्या देगा, श्रव्य सुनाई देगा, तो वो होता है आपका ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हाँ एफएम, क्योंकि एफएम से ही तो 88 से लेके 108 तक हम लोग देखते हैं ना। हाँ ठीक है। दृश्य जो दिखेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम के माध्यम से, और साउंड जो होगा वो एफएम के माध्यम से सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होती है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तंत्र की आवृत्ति क्या है? 30 मीटर बैंड पर जा रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो आपको पूछा गया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है 10। कैलकुलेट करके निकालता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन में जाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इस तरह के प्रश्न जो है अभी ज़्यादा यहाँ पे इसका स्पष्ट न्यूमेरिकल्स जो है हमको पता भी नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बता भी नहीं सकते हैं। आपको अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, तो बंकित यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती है। रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को रेडियो वेव पढ़ने को मिलता है, तो पहला जो होगा वो गलत होगा और जो कारण जो होगा वो सही होगा, तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 हम लोग देखते हैं। 130 यहाँ पे देखते हैं, 130 में क्या बोला गया है। अच्छा, क्वेश्चन उधर ही था। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पूछा गया मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में यहाँ पे अगर देखिए तो 98.6 फ़ारेनहाइट यहाँ पे होता है। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पे 130 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा हम लोगों के इस चैनल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और शुरू में जो अपलोड किया गया था इसी से रिलेटेड एक वीडियो, उस वीडियो को देखे होंगे तो मात्र हाँ लगभग 35-36 जन वहाँ पे देख चुके थे, तो पता होगा कि ये वीडियो हम दोबारा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, फिर उसको रिकॉर्ड करने में, और इस तरह का परेशानी होता है, तो और भी बहुत ज़्यादा मेहनत है यहाँ पे लग जाता है। और इसके बाद हम लोग एक तरह से है ना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और लिमिटेड वे में लोगों का तैयारी हो, लेकिन फिर भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जितना हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है कि कभी ना कभी लोग हाँ ना समझेंगे। देखिए, अगर कम क्वेश्चन डिस्कस करना रहता तो हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को 1 घंटा डिस्कस करते, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम उसको बता सकते थे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप अगर पढ़े हुए हैं तो एक ऐसा भी आपको चैनल मिल जाए जो कि लिमिटेड टाइम में चीज़ों को रिवाइज करे, और कोई क्लास आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज देते हुए अपने आप को रिवाइज कर सके, अपडेट कर सके और चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस तरह से इसका मामला जो है उसको खत्म करेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।